नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम है आपका शुरू होने जा रहा है। उसी लिहाज को देखते हुए इस क्लास में आपके लिए प्रीवियस ईयर 2019 के जो आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे का जो पेपर हुआ था, उसी पेपर के आपके लिए सामान्य जागरूकता के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जो कि इस क्लास में कुल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वह आपके 50 क्वेश्चनों की संख्या होगी। और आप जो अपना टारगेट लेकर के चलना है आपको, वह 50 में 50 लेकर के चलना है। मान लीजिए यदि आप 50 में से 50 नहीं ला पा रहे हैं, तब आपका 45 मार्क्स तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे की जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो अच्छी जॉब होती है और अच्छी सैलरी भी इसमें मिलती है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। यह प्रश्न आपने हाई स्कूल की साइंस की बुक से आप पढ़ चुके होंगे, जो कि उसमें दे रखा है। ये किसके कारण होता है? ये होता है टिंडल प्रभाव के कारण। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या चीज़? टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। जो चालू अर्थव्यवस्था समिति है, इसके बारे में पूछा गया है कि चालू अर्थव्यवस्था समिति किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है अनुमानित समिति के लिए, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। आपको इसी क्लास से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में, जो आपका 2025 अर्थात मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहा, उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। अब इसमें क्या पूछ लिया गया है? बैडमिंटन खेल का संबंध किस खेल से है? तब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ड्रॉप से। किससे? ड्रॉप से। इस तरह से आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग हैं और उनके सदस्य हैं, तो उन्हें कौन हटा सकता है? उन्हें हटा सकता है अध्यक्ष हटा सकता है। कौन हटा सकता है? अध्यक्ष उन्हें हटा सकता है, और कोई भी व्यक्ति उनके लिए नहीं हटा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। यह प्रश्न जो है रेलवे के कई शिफ्टों में ये जो पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया है। हो सकता है आपसे 2025 में मार्च के में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपसे पूछ ले। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ये जो शैली थी ये चालुक्य वंश से संबंधित थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। मान लीजिए परमाणु केंद्र होता है, केंद्रक होता है जिसे कहते हैं, उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? कुल परमाणु संख्या कितनी होती, क्या होती है? किसकी होती है? वह होती है फोटॉन की। किसकी होती है? वह संख्या होती है फोटॉन की। इस तरह से जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं भाई बहन, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब किसी धातु को उसके पहले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप लोग कहेंगे वृद्धि कहेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद है हटा दिया जाता है, तब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? हटा दिया जाता है, क्या होगा? उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है, तब इसका होगा, यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा सामग्री आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे का पेपर जो 2019 में हुआ था, उसी पेपर से सामान्य जागरूकता अर्थात सामान्य ज्ञान या आप जी के जीएस भी इन्हें कह सकते हैं, वो प्रश्न लिए गए हैं, जो कि कुल प्रश्नों की जो संख्या है 50 क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं, और 50 क्वेश्चन ही आपके आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में भी पूछे जाते हैं। और अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करना ना भूलें। अगला है कि अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? इसमें लगाए जाते हैं, केसर लगाए जाते हैं। इस तरह से जो सेकंड सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? तब ये किस राज्य में स्थित हैं? कमेंट करें आप लोग, ये किस राज्य में स्थित हैं? ये जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये स्थित हैं तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ये की जाती है फ्रीक्वेंसी के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप कमेंट करके बताना है आपको कि जो पाल साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे। तब इसके संस्थापक कौन थे? तब इसके संस्थापक थे गोपाल। कौन थे इसके संस्थापक? गोपाल थे। इस तरह से जो डी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि अगला प्रश्न है ट्रॉफी के संबंध में एमबीपी क्या चीज़? एमबीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? अर्थात एमबीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि मिलिंद पाहनो पार्ट्स किससे संबंधित है? ये आरपीएफ के पेपर में ये इससे पहले जो सेट कराया था उसमें भी ये पूछा गया था, इसलिए रिपीटेशन जो होता है रेलवे के एग्ज़ामों में वो काफ़ी संख्या में होता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर अवश्य लगाएं, क्योंकि उससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और किस तरह से पूछे जाते हैं, और आने वाले समय अर्थात 2025 मार्च में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2025 मार्च में होने जा रहा है। तब इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंध? बौद्ध धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो ये किसे मिले? वास्को डी गामा के लिए। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास अच्छी लग रही है अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कि हैंडबॉल खेल के क्षेत्र में खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। जो हैंडबॉल खेल होता है उसके खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे आप लोग कहते हैं कोर्ट। क्या कहेंगे? कोर्ट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि पशुपति किस काल से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है, जो कि यह प्रश्न आरपीएफ रेलवे के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है इस बार भी आपसे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में पूछ ले।
निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? क्या बताना? हवादार बीमारी कौन सी है? तब ये आपकी है शासन। क्या होती है? शासन होती है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कौन तारा आपके सबसे करीब है? आपको बताना कि कौन सा तारा जो आपके सबसे करीब है। वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में जो आपका एग्ज़ाम 2025 में शुरू होने जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में रिपीटेशन होने वाला है। ये बात आप भी विशेष करके आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? मान लीजिए संसद है और संसद का संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष वहाँ पर नहीं है, अब्सेंट है, तब उसका अनुमोदन कौन कर सकता है? अर्थात कौन उसको संचालन करेगा उसका या संयोजक करेगा उसके लिए? तब उसका कौन करेगा? वह करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला या पहली होता है उससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ऊंचा, नीचा, गहरा, उथला, इस तरह से प्रश्न जो होते हैं वो अवश्य पूछे जाते हैं। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? मरियप्पन थंगवेले। कौन थे? मरियन थंगवेले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जा सकता है। यह किया जा सकता है दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये आपको पता होगा, भरत मुनि है इसके लेखक। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है होम मिनिस्ट्री आती है। क्या आती है? होम मिनिस्ट्री आती है। इस तरह से जो बी वाला जो ऑप्शन होगा गृह मंत्रालय, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। ये जोड़ता है और इसके अलावा किसे जोड़ता है? नासिक को भी यह जोड़ता है। इस तरह से जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? यह जो संबंध नहीं, कलिंग कप का संबंध नहीं है। और कलिंग कप का संबंध किससे, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? तो पुरुषों में कौन से होते हैं? पुरुषों में होते हैं XY होते हैं। और और महिलाओं में कौन से होते हैं? उनमें होते हैं। महिलाओं में कौन से होते हैं? बताएं आप लोग कमेंट करके कि महिलाओं में कौन से होते हैं, कौन से जीन होते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कौन से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो अब इसमें जो उपयोग किया जाता है वह संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो ये कौन सा शहर स्थापित किया गया था? यह किया गया था इसके विपरीत। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? जो कि आपका ये पोल्ट्री अर्थात संविधान से संबंधित प्रश्न अनुच्छेद से पूछ लिया गया है। तब ये आर्टिकल कौन सा होता है? ये आर्टिकल आपका होता है 267 अर्थात 267 होता है। जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है?
तो कौन सा द्वीप है? इस ये जो द्वीप है वह द्वीप है आपका अफ्रीका द्वीप। ये आपने पढ़ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है उच्चतम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तब वह अंतिम मौर्य राजा कौन था? वह था ग्रेटर। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? तो वह कौन सी नदी बंदर है? वह है कोलकाता। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? ये प्रचलित है बिहार राज्य में प्रचलित है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? वह राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं? आवाज़ कहते हैं। और इंग्लिश में आप लोग क्या कहेंगे? उसे साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? आपने ये प्रश्न, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अब वह कौन सा है? वह है अटलांटिक महासागर। डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये कौन सा मंत्रालय आता है? ये आपका आता है कार्मिक मंत्रालय, जो कि ये इससे पहले भी जो सेट कराया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? बोगी भरा हुआ क्षेत्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं तराई कहते हैं। कहीं आप खादर या बांगर ना लगा दें। जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ये दिखाता है पेड़ दिखाता है। क्या दिखाता है? पेड़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दुल्लू कुनिथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तब किस राज्य की है? वह है आपके कर्नाटक राज्य की। इसका बी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया था। इसकी जो स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। हो सकता है आपसे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 मार्च में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसमें आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये बात भी आप विशेष करके ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पीसी महालनोबिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तब ये किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? ये खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में की गई थी। ये जो योजना की शुरुआत हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में, लेकिन 2006 में यह संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यह आक्रमण जो किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। इसलिए ए वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न अपनी क्लास का यह अंतिम प्रश्न होगा। यह अंतिम प्रश्न होगा अपनी क्लास का। किस बिल के बिना भारत किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो वह कौन सा होता है? वह होता है विनियोग विधेयक। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अपनी
50 प्रश्नों की जीके जीएस अर्थात सामान्य जागरूकता के प्रश्नों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे के पेपर की कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक अब यदि आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इस क्लास की यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।